Dear students of class 9, today we will discuss our new chapter, our first chapter of biology, cell, the fundamental unit of life. Here you can see the topic, the chapter of our first chapter of our biology, fundamental unit of life. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेल क्या होती है, क्योंकि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट हमारे पास सेल है. सेल क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स, उनका क्लासिफिकेशन, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, ये हमको डिस्कस करना है कंप्लीट इस चैप्टर में. और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक आएगा मियोसिस एंड माइटोसिस. हमको पूरा कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है. तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, पहले हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है, व्हाट इज सेल, और ये डिस्कवर कैसे हुई. तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है व्हाट इज सेल. तो आप देख सकते हो जो चैप्टर का नाम है, इसी ने ही सेल को डिस्क्राइब किया हुआ है. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही हम सेल कहते हैं. तो सेल क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई भी, अगर आपके पास बिल्डिंग है या कोई भी घर होता है, छोटी छोटी ब्रिक से मिलके बनता है. कोई भी चीज़ हो वो छोटी छोटी स्मॉलर सब्सटेंस से मिलके बनती है. वैसे ही कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल सेल से मिलके बनता है. तो सेल क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके नहीं बना हुआ तो उसको लिविंग हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि सेल इज द लिविंग थिंग. सेल भी डेड और लिविंग होती हैं, बट अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल से मिलके ही बना है. ठीक है, कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सेल क्या है, व्हाट इज सेल. सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अगर उसको डिफाइन करना है अगर आपको, व्हाट इज सेल, सेल इज द इट इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये तो सेल की डेफिनेशन हो गई. सेल को हमने डिफाइन कर दिया, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब इसके बाद हमारी बात आती है सेल के ऊपर कि सेल कौन कौन से टाइप की होती है और सेल डिस्कवर किसने करी. तो पहले हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी के ऊपर. हु डिस्कवर्ड द सेल, और ये कैसे डिस्कवर हुआ. तो हमारे पास एनसीईआरटी में, 9th क्लास के एनसीईआरटी में एक नाम दिया है, रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी. फिर ये डिस्कवरी स्टार्ट कैसे हुई थी. हमारे पास मान लेते हैं कोई स्टेम है, स्टेम का क्रॉस सेक्शन है ये. ठीक है, ये कोई भी स्टेम है, ये कटा हुआ स्टेम है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन है. तो बीच में स्टेम की क्रॉस सेक्शन है, जब उसको काटते हैं हम, तो काटने के बाद आपको एक यहाँ पे एक रीजन नजर आएगा स्टेम के क्रॉस सेक्शन में. इस रीजन का नाम बोला जाता है कॉर्क. इसे कॉर्क कहते हैं. और कॉर्क में क्या होती है, सारी डेड सेल्स होती हैं. ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं. आपके पास प्लांट का एक स्टेम था, आपने स्टेम को कट किया और एक रीजन मिलेगा आपको बाहर की तरफ, जिसको हम कॉर्क कहते हैं. और कॉर्क में सारी डेड सेल होती हैं. तो जो हमारे पास रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहले जो सेल देखी वो यही डिस्कवर करी. मतलब सबसे पहले उसने कॉर्क को कंसिडर किया, कॉर्क को देखा, और वहां पे उसको कुछ ऐसे पैचेस नजर आए, उसको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए इस टाइप से. तो इसका नाम उसने दे दिया प्लांट, इसका नाम उसने दे दिया सेल, क्योंकि उसको सेल्स की तरह नजर आ रहे थे. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो पहली बार डिस्कवरी हुई, ये पहली डेड सेल है. आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आता है पहली सेल किसने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक तो है, लेकिन साथ ध्यान रखना ये डेड सेल है. अगर एग्जाम में आता है पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, जिसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था. तो यहाँ पे सेल की डिस्कवरी होने से पहले ही हमको इतना तो कॉमन सेंस आपको है कि सेल की डिस्कवरी होने से पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका था. पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है, तभी तो हमने सेल को देखा. अगर माइक्रोस्कोप ही नहीं होता तो सेल को देखना पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है वो था लेवनहुक, आपकी बुक में नाम दिया है. ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी के ऊपर फिलहाल यही है हमारे पास कि सेल की डिस्कवरी करी किसने, वो है हमारे पास रॉबर्ट हुक. इसके बाद आता है हमारे पास पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी, क्योंकि ये तो डेड है. तो पहली लिविंग सेल डिस्कवर करी है एंटोन वॉन लेवनहुक ने. अब इसके नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कौन कौन से डिस्कवरीज करी है सेल से रिलेटेड. अब यहाँ पे जो पहली डिस्कवरी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है नेम, साइंटिस्ट का नेम और उसकी डिस्कवरी, उसने क्या डिस्कवर किया. सबसे पहला हमारे पास अभी हमने जो जस्ट पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल की डिस्कवरी करी है. जहाँ पे आप देख सकते हो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल. और ये पहली सेल मैंने आपको बताया ये कैसी थी, इट इज अ फर्स्ट डेड सेल थी. प्लांट के अंदर जो कॉर्क वाला रीजन था वो डेड पार्ट था वहाँ पे सेल का. डेड बोलने का मतलब है, अभी हम सेल के अंदर उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं चलती, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत हो जाए, उसको डेड कहते हैं. तो डेड और लिविंग में आपको धीरे धीरे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसका मतलब क्या है.
तो इसके बाद हमारे पास लेवनुक, इसका कंप्लीट नाम रहता है एंटोन वॉन लेवनुक। तो लेवनुक ने क्या किया है, पहली लिविंग सेल डिस्कवर करी है। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी है और साथ में माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर किया। ठीक है, अब जैसे हमको पता है फर्स्ट जो डेड सेल डिस्कवर हुई थी वो प्लांट की थी, तो ये जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर हुई ये कौन सी थी, इसको हम कहते हैं लीसीमानिया। तो लेवनुक ने क्या किया, पॉन्ड से वाटर कलेक्ट किया, पॉन्ड वाटर को कलेक्ट किया उसने, फिर उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसने देखा अंडर द माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व सम सेल्स विच आर मूविंग अराउंड, जो जिनमें मूवमेंट हो रही थी हल्की हल्की। तो मूवमेंट होने का मतलब क्या है, वो एक लिविंग पार्ट है। तो लीसीमानिया था जो उसने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पहली डेड सेल रॉबर्ट हुक ने, पहली लिविंग सेल लेवनुक ने, और माइक्रोस्कोप भी इसने साथ में डिस्कवर किया है। ठीक है, और वो काफी पहले हो चुका था। इसके नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है सेल का न्यूक्लियस। सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस को इसने डिस्कवर किया, मतलब इसने फाइंड आउट क्या किया, हमारे पास एक सेल होती है और सेल के मिडिल में ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर वैसे जेनेटिक मटेरियल आगे डीएनए आरएनए हमको पढ़ना है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट अभी आपको फिलहाल इनकी डिस्कवरी और साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। इसके नेक्स्ट है प्रुकिंजे। प्रुकिंजे ने क्या किया था, एक टर्म कॉइन किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको ये डिस्कवरी ध्यान रखनी है, साइंटिस्ट के लिए और उनकी डिस्कवरी। अभी सारे टर्म्स क्या होते हैं ये हम आगे धीरे धीरे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली है, ये सब हमको भी डिस्कस करने हैं। और एक लास्ट हमारे पास है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी वो हम लिख लेते हैं लास्ट में, वो है हमारे पास स्केल्डिंग एंड सचवान। और इसके नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो हमारी बुक्स में दी है, ये सारी बातें एनसीईआरटी की है, मतलब हमारे इस वीडियो में मेनली हम एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सेल चैप्टर में आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेनली बताने वाला हूँ। कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा भी जाननी होती हैं, सारी बातें नहीं, कुछ कुछ आपको मेनली आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो बाकी एक दो चीज़ें होती हैं जो एग्जाम से एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट है ये स्केल्डिंग सचवान, ये सारी बातें अब तक एनसीईआरटी में ही हैं। ठीक है, तो स्केल्डिन और सचवान साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने डिस्कवर करी सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी का मतलब है इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसमें हमने ये समझा कि सेल क्या होती है। तो इन्होंने बताया था कि सेल क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने बताई। फिर यहाँ पे एक और इन्होंने पॉइंट बताया सेल थ्योरी के अंदर, यहाँ पे सेल थ्योरी में एक नया पॉइंट ऐड किया जो था रुडोल्फ विर्चोव। विर्चोव ने क्या कहा था कि जो नई सेल्स आती हैं वो पुरानी सेल से आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं विर्चोव। ये सारी बातें एनसीईआरटी में बताई गई हैं। ठीक है, तो स्केल्डिन और सचवान ने डिस्कवर क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी बनाई। उसके बाद सेल थ्योरी में एक पॉइंट ऐड किया गया विर्चोव ने। विर्चोव एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने क्या पॉइंट ऐड किया, इन्होंने बताया कि जो नई सेल्स होती हैं वो पुरानी सेल से आती हैं। इन्होंने एक पॉइंट ऐड किया सेल थ्योरी के अंदर, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था। ठीक है, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेल थ्योरी तो कंप्लीट ये साइंटिस्ट के मैंने आपको सबके नाम बता दिए जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे सबके नाम। तो वहीं के उसी के अकॉर्डिंग हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सारे टॉपिक्स को। तो ये तो हमारे हो गए साइंटिस्ट एंड उनकी डिस्कवरी। अब हम समझ लेते हैं कि सेल क्या होती है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, वो हमको डिस्कस करना है इसके नेक्स्ट। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल। तो पहले हमारे पास जो सेल है, सेल हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होती है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। तो दो टाइप की सेल है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इनका जरा मतलब समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब है कैरियन। ये जो कैरियोटिक वर्ड है ये आया है कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। वैसे यहाँ पे ईयू, ईयू का मतलब होता है ट्रू, और अगेन कैरियोटिक का मतलब कैरियन, और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। ये मैं आपको नेम के मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक और ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक। तो सेल दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब यूकैरियोटिक में भी फर्दर दो पार्ट्स आते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्लांट और एनिमल सेल में कौन प्रो है और कौन यूकैरियोटिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक का एक ही एग्जाम्पल होता है और इसके अंदर आते हैं ऑल द बैक्टीरिया। इसका जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का वो है हमारे पास बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया।
सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं है तो वो सब आएंगे यूकैरियोटिक के अंदर। जैसे अमीबा होता है, अमीबा बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, अमीबा होता है, लीसीमानिया होता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर, उसके अलावा जो भी रह गए वो सब आएंगे यूकैरियोटिक के अंदर। तो अगर हमारे पास इसके एग्जाम्पल पूछे जाएं तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? यूकैरियोटिक। इसके अंदर आ जाएंगे सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स के पार्ट है। एडवांस सेल इनको कहते हैं, एक्चुअल सेल इनके पास है, ठीक है। इसके बाद हमको इन दोनों के डिफरेंस समझना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हमको डिफरेंस में क्लियर करना है, दोनों के डिफरेंस क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, ठीक है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जिस सेल के बीच में न्यूक्लियस होगा ये एक ट्रू सेल की प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात, तो देखो सेल मेम्ब्रेन सबके पास होगी। सबसे बाहर क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये आपको सबके पास मिलेगी, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? कुछ होते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है यहाँ सेंटर में होता है कुछ इस टाइप से, इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो मटेरियल कंट्रोल करेगा कौन से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, पेरेंट्स के जीन्स बोलने का मतलब है हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो वो कैसे आए? क्योंकि हमारे ही पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। वैसे ही हर सेल के पास अपना एक जेनेटिक मटीरियल होता है। जेनेटिक मटीरियल का मतलब है जो सेल की इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो जब एक सेल डिवाइड होती है तो यही जेनेटिक मटीरियल नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है। इसीलिए जो नई सेल होती है अपने प्रिमिटिव प्री एग्जिस्टिंग सेल की तरह होती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं तो जो नई सेल्स बनती है अपने ही पुरानी सेल की तरह सिमिलर होती हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जिसके अंदर जीन्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये या तो हो सकता है डीएनए, आइदर डीएनए, और या तो ये हो सकता है आरएनए, ठीक है। इन दोनों से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, और प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात क्या है? जो मेन डिफरेंस हमने बनाया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, वो जो मेन डिफरेंस है वो न्यूक्लियस के बेसिस पे है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो अभी मैंने बताया जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए हो सकता है। तो यहाँ पे डीएनए आरएनए बस सेंटर में पड़ा हुआ होता है, मतलब इनके पास कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, ये सेंटर में लाई करता है। अगर मैं यही बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के पास आपके पास सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है, ठीक है, और बीच में इसके पास एक ऐसी मेम्ब्रेन होगी जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके पास एक एक्चुअल सेल का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें सेंटर में कोई न्यूक्लियस ही नहीं है। इसलिए इसका जो सेंटर वाला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इसका नाम दिया जाता है क्योंकि इसके पास एक्चुअल सेल के कैरेक्टर है ही नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव सेल। और यूकैरियोटिक के पास बीच में एक्चुअल न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस बोलने का मतलब है इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का। बाकी हम और भी डिफरेंस होते हैं, बट सबसे मेजर जो डिफरेंस है, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस, दे हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मीन्स इनके पास एक्चुअल न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक के पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसका नाम है ट्रू सेल या फिर ट्रू कैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हमने देखा जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइदर डीएनए और आरएनए हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जिससे हमारे कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है मैंने बताया आइदर डीएनए होगा और या तो आरएनए होगा। अब इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए की फुल फॉर्म। और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए में से कुछ भी हो सकता है। और साथ में कुछ हम वायरस को भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वायरस का क्या होता है, जो वायरस एक सेल नहीं है, तो वायरस के अंदर भी डीएनए आरएनए से कुछ भी हो सकता है, बट वायरस को हम सेल की तरह कंसिडर नहीं करते। लेकिन जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आप बता सकते हो कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है आइदर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो डीएनए या तो आरएनए। जेनेटिक मटेरियल सेंटर में कौन सा होगा, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की।
और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही एग्जांपल है बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो रह गए जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में आपको मेनली, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मेनली आपको जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएनए ज़्यादा एडवांस होता है आरएनए के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक सेल है, जो एडवांस सेल है, उसके अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर या तो डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको अच्छे से डिस्कस करना है। इसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अभी मैंने बताया जिनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक के पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब वेल डिफाइन नहीं है, और यूकैरियोटिक के पास एक न्यूक्लियस होता है और वो पूरा वेल डिफाइन होता है, ठीक है, जो उसका जो मेन डिफरेंस है। तो पहले हम इसमें डिफरेंस लिख लेते हैं, कौन कौन से डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो हमारे पास पहला डिफरेंस है दे डोंट हैव, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और यहां पे आ जाएगा दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसीलिए इनका नाम है यूकैरियोटिक। यू मतलब ट्रू होता है, दे हैव वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस, ठीक है, जो मेजर डिफरेंस है ये है। अब इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास आता है वो है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, इनके पास सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे एब्सेंट होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होते। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्जी अपर्चर के बारे में। तो ये जितने भी ऑर्गेनेली होते हैं ये आपको सब के सब कहाँ मिलेंगे, यूकैरियोटिक में मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होते हैं। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे the cell membrane bound, the membrane bound organelle are absent, the membrane bound, इन सब के पास membrane होती है इसलिए इनको कहते हैं membrane bound, the membrane bound organelle organelles are absent, यहाँ पे नहीं होते। अगर मैं बात कर रहा हूँ इनके ऊपर, ठीक है, यूकैरियोटिक the membrane bound organelle are present, organelle are present, ठीक है। ये इनका नेक्स्ट डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड डिफरेंस में द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपर्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो डिफरेंस है आपको आगे जाके ज़्यादा क्लियर होंगे जब आपको वीडियो आगे देखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंस तो बना लिए हैं, ये एनसीईआरटी में सारे डिफरेंस गिवन होते हैं, पर इनको जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे आपको मिलता है कि ये इनका मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी अपर्चर क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये जो डिफरेंस हैं अभी आगे आपके क्लियर होने वाले हैं सबके सब, ठीक है। तो अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेल के ऑर्गेनेली है, सेल होती है, सेल के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमको सबका अलग अलग डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव सेल, उसमें आप देखोगे जब भी हम किसी सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। और मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरियल सेल आते हैं, तो बैक्टीरियल सेल के पास आपको मिलेगी सेल वॉल। मान लेते हैं हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, एनसीईआरटी में बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया गया है, ये बैक्टीरियल सेल मान लेते हैं हम। अब इसके पास क्या होता है, बैक्टीरियल सेल के पास आपको कुछ ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इनको बोला जाता है फ्लैजिला। ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन टेल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है फ्लैजिला, ठीक है। इसके बाद आपके जब हम बैक्टीरियल सेल की या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बाहर आपको एक लेयर मिलेगी जिस लेयर को कहते हैं ग्लाइकोक्लेक्स। ग्लाइकोक्लेक्स की एक लेयर मिलेगी। ग्लाइकोक्लेक्स के बाद एक और होती है इनके पास सेल वॉल, सेल वॉल आती है, ठीक है। सेल के बाहर एक वॉल होती है जो उसको रिजिड बनाती है। तो बैक्टीरियल सेल की खास बात क्या है, इनके पास सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है जिसको ग्लाइकोक्लेक्स कहते हैं, और इसके बाद है सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की।
पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। अब इसके नेक्स्ट आएगी सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ध्यान रखना है सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, बट सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है। तो इसके बाद आएगी सेल मेम्ब्रेन, ये सबके पास आपको मिलेगी। तो 3 लेयर आप देख सकते हो, बाहर वाली लेयर है ग्लाइकोक्लेक्स, फिर आती है सेल वॉल जो कि बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की, उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ये आपको नाम याद रखना है। इसके नेक्स्ट मैंने बताया, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरिया सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इसके पास आपको एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, यहाँ पे बीच में आपको जेनेटिक मटेरियल तो मिलेगा, बट यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसके सेंटर वाले रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, जो सेंटर में होता है। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड नाम हम दे देते हैं। और इसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोई जैसे इनफोल्डिंग है, ऐसे फोल्ड हो रही है अंदर की तरफ, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें आपको इन सेल के अंदर नहीं मिलेंगी। तो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा मीजोजोम, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं मीजोजोम। तो यहाँ पे मीजोजोम ऑलमोस्ट सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली करते हैं। ना तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ना यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना यहाँ पे गोल्जी बॉडीज है। तो ये सारे फंक्शन ऑलमोस्ट कौन करवाता है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं, और यहाँ पे इसको हम कहते हैं मीजोजोम। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम बोला जाता है मीजोजोम, मीजोजोम इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्लीट डायग्राम है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल, इसका जो नाम है हमारे पास बैक्टीरियल सेल हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट डायग्राम है। इनके पास सीलिया नहीं होते, सीलिया यूकैरियोटिक के अंदर आता है। इनके पास टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी मिलेंगे जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, तो इनको हम कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम्स यहाँ पे कौन से होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे तो। ठीक है, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, तो यहाँ पे आपको राइबोसोम्स में मिलेंगे। और ये होते हैं 70S, एस का मतलब होता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडवर्ग यूनिट है ये। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है एक बैक्टीरियल सेल का। मैंने यहाँ पे मेनली वही चीज़ें बताई हैं जो आपकी बुक्स में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो बातें हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं क्योंकि आपके एग्जाम में उस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम है एक प्रोकैरियोटिक सेल का या फिर एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है हमारे पास बैक्टीरियल सेल का डायग्राम। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। अभी मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल प्लांट और एनिमल में कुछ भी हो सकता है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों को हम मिला के यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही लेते हैं, उनका जो कैटेगराइज है दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के पार्ट हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में दोनों का डायग्राम डिफरेंट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास पहले हम प्लांट सेल डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एक टिपिकल प्लांट सेल का डायग्राम है। सबसे बाहर इसके पास होता है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल की खास बात है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है। इसका फंक्शन होता है इसको रिजिड बनाना। एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होती है, उनके पास सेल वॉल नहीं है। ये सेल वॉल क्या करती है, इसको रिजिड बनाती है। ठीक है, इसकी मूवमेंट इसको फ्लेक्सिबल नहीं बनाती इसको। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होती है सेल मेम्ब्रेन। मैंने बताया सेल वॉल हो भी सकती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, और कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, बट सेल मेम्ब्रेन सबके पास होगी। ठीक है, इसके बाद जो लेयर है हमारी, एक लेयर आती है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलने का मतलब है सेल मेम्ब्रेन कुछ ही पार्टिकल्स को इन एंड आउट करने देती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी कौन पार्टिकल अंदर जाएगा और कौन पार्टिकल अंदर नहीं जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो सेल के इन एंड आउट कर सकता है, लेकिन जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर और बाहर कंप्लीटली ट्रांसफ़र सही से नहीं कर पाते हैं। तो सेल क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है मूवमेंट का, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको हम बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल
मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये सेलेक्ट करेगी कौन से पार्टिकल इन आउट करेंगे और कौन नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट हमारे पास अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो इसके पास क्या होता है, सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, इसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, वैक्यूल का काम होता है फूड को स्टोर करना, तो सेंटर में आपको एक मिलेगा वैक्यूल। तो वैक्यूल का काम है फूड का स्टोरेज। इसके नेक्स्ट आपको इसके बगल में मिलेगा एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल का वैक्यूल बहुत बड़ा होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस एक तरफ पुश हो जाता है, इसका न्यूक्लियस आपको सेंटर में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस, प्लांट सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, अगेन आपको अगर पूछा जाए कि प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए या आरएनए, तो मैंने बताया यूकैरियोटिक सेल में मेनली आपको डीएनए देखने को मिलेगा, और बैक्टीरियल सेल में हो सकता है कि डीएनए और आरएनए में कुछ भी हो। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए आइदर आरएनए। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर कुछ आपको सेल ऑर्गेनेली मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे सेल ऑर्गेनेली मिल सकते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इस टाइप से मिलेंगे आपको। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको काफ़ी रफ नज़र आता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो न्यूक्लियस के पास होता है वो रफ नज़र आता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। अभी हमको ये सारे ऑर्गेनली अलग अलग सेपरेटली डिस्कस करना है, बट मैं आपको बस लेबल करके बता रहा हूँ। इनमें से एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है और सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, इसको हम पढ़ते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी हम इन सबको सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा एक टिपिकल प्लांट सेल का डायग्राम है। ठीक है, ये सारी लेवल हैं इसमें, इसके अलावा और भी होते हैं। और हमारे पास जैसे हैं लाइसोसोम, कुछ ऐसे लाइसोसोम होते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं। मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया किसी प्लांट सेल के अंदर एंटर कर गया या एनिमल सेल के अंदर एंटर कर गया, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके अंदर अपने एसिड को ब्रस्ट करते हैं और उस बैक्टीरिया वायरस को किल करने में हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है। और फाइनल ये जितनी भी सेल ऑर्गेनली हमने पढ़े, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये सारी, और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारी चीज़ें एक फ्लूइड के अंदर तैरती रहती हैं। और उस फ्लूइड को हम कहते हैं, उस फ्लूइड का हमारे पास नाम है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, उस फ्लूइड को आपने पहले पढ़ा होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जिसमें ये सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। एक और नाम आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है अगर आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा दो, अब जो कंटेंट बचा सेल के अंदर उन सबको मिला के बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, मतलब लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। क्योंकि सेल वॉल तो एक डेड पार्ट है। ठीक है, लिविंग पार्ट क्या होगा, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म होगा। तो अगर आपका एग्जाम है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस प्लस ये जो जितना हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं इन सबको मिला के, मतलब सेल से आपको सेल वॉल रिमूव करवा दो और सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करवा दो, अब जो बचा उन सबको मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गेनेली स्विम करते रहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म आपने सुना होगा, इसको हम लिखते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, इसी को कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, और एक्चुअल में क्या है, एक फ्लूइड है जिसमें सारी चीज़ें तैरती रहती हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट एनिमल सेल का डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम है हमारे पास है। तो आप देख सकते हो इसमें सेल वॉल है। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल सेल का डायग्राम। तो एनिमल सेल के डायग्राम में सेल वॉल नहीं आएगी, सेल वॉल हम डिस्कस नहीं करेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल सेल। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल सेल का डायग्राम। तो एनिमल सेल में आप मेनली देखोगे कि सबके पास, मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन सबके बाहर होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो इसके बाहर सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर हम प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं तो प्लांट सेल में पहले हम सेल वॉल बनाते हैं, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है, सबसे पहले आएगी सेल मेम्ब्रेन। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये एडवांस न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे मेनली डीएनए ही होता है, जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने प्लांट सेल में भी देखा, एनिमल सेल में भी देखा। एनिमल सेल में आपको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे क्योंकि एनिमल सेल का मूवमेंट ज़्यादा होता है, प्लांट सेल मूव नहीं करते ज़्यादा,
उनको एक ही जगह पे रहना है, एनिमल को तो मूव करना होता है, एनिमल सेल में मूवमेंट होती रहती है। तो एनिमल सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसका ही काम क्या होता है, पावर जनरेट करना, पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स होते हैं। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल होता है और सेंटर में होता है, यहाँ पे मल्टीपल वैक्यूल्स हैं और अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारे पास यहाँ पर जो रफ नज़र आता है आपको, जिनके ऊपर ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रफ नज़र आता है इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RER। और एक जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है, मेम्ब्रेन के पास होता है, इसको हम पढ़ते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ये जो हम डॉट डॉट बनाते हैं इनके ऊपर, इन डॉट्स को बोला जाता है राइबोसोम्स, ये है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको स्मूथ के ऊपर नहीं मिलते, इसलिए काफ़ी स्मूथ नज़र आता है, मतलब जब इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेली हैं काफ़ी छोटे होते हैं, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको देखा जाता है तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी रफ नज़र आता है राइबोसोम्स की वजह से, इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में RER। और ये काफ़ी स्मूथ नज़र आता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इससे इसका नाम पड़ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गोल्जी अपर्चर होता है, गोल्जी अपर्चर कुछ टाइप से होता है। इसका गोल्जी अपर्चर के दो काम है, गोल्जी बॉडीज़ भी इसको कहते हैं। तो गोल्जी बॉडीज़ का जो मेनली दो काम हमारे पास होते हैं, एक तो इसका काम होता है प्रोटीन की पैकेजिंग, ठीक है, ये हमारे पास गोल्जी अपर्चर, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सबकी। गोल्जी अपर्चर या गोल्जी बॉडीज़, इनका काम होता है प्रोटीन की पैकेजिंग करना और दूसरा लाइसोसोम का प्रोडक्शन, ठीक है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा है लाइसोसोम भी होता है, यहाँ जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर इनको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, अगेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बैक्टीरिया वायरस से बचाना। इनको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इनको प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे हमारे पास मेनली गोल्जी अपर्चर या गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। तो हमारा ये मेनली टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है, इसमें और भी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। एक और आप NCERT में देखो, एक और नाम लिखा होता है सेंट्रियोल, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेंट्रियोल क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल, ये NCERT में आपको मिलेगा सेंट्रियोल लिखा हुआ। तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना। सेंट्रियोल क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं और न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद सेल डिवाइड होगा। तो जब न्यूक्लियस को डिवाइड करना होगा वहाँ पे सेंट्रियोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रियोल क्या करते हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन में हेल्प करते हैं ताकि सेल डिवाइड हो सके, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड होगी तभी नई सेल्स फॉर्म होती हैं। तो हमारा कंप्लीट डायग्राम है एनिमल सेल का। एनिमल सेल अगर हमको कंपेयर किया जाए कि एनिमल और प्लांट सेल में बड़ा कौन होता है, तो प्लांट सेल बड़ी होती है, एनिमल सेल साइज़ में छोटी होती है, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है और सेल वॉल की वजह से उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है और सेल रिजिड हो जाती है। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और साइज़ में छोटी है अगर हम कंपेयर करें प्लांट सेल से। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम है एनिमल सेल का। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेल क्या होती है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, और सेल के अंदर फर्दर हमने पहले देखा जो सेल है उसके दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर हमने देखा प्रोकैरियोटिक के अंदर से बैक्टीरिया आते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। बैक्टीरिया के अलावा सारे यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने देखा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, आइदर DNA और RNA बैक्टीरियल सेल में, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो वहाँ पे सिर्फ DNA ही होता है। तो हमने इस पार्ट में मेजरली हमने डिस्कस किया है प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, उनके डायग्राम हमने समझे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कौन कौन से सेल ऑर्गेनली होते हैं। अब हमको सबको सेपरेटली पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको हमको सेपरेटली पढ़ना है, इनके फंक्शन समझने हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ सेल ऑर्गेनली के बारे में, और फाइनल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेल डिवीज़न के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सेल के ऊपर।